हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेसिक स्टडी टाइम। तो आपको पता होगा कि हम HP PGT की तैयारी कर रहे हैं और इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर विद एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप PGT इकोनॉमिक्स के लिए ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन बैच 2 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो गई है। अगर आप उस पर जुड़ना चाहते हैं, वो पेड बैच है, तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9646630720। ऑनलाइन क्लासेस इस पे होगी, तो यहाँ पे जुड़ के आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं ताकि आप अपनी तैयारी को आसान कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज रैंक इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन इन वर्ल्ड। तो इंडिया का फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन में सेकंड रैंक है और फर्स्ट रैंक चाइना का है। सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिस्टेंट विद फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड देखिए क्या होता है, जिसमें ट्रेड बैरियर्स को कम करने की कोशिश की जाती है। दो देश या फिर दो से ज़्यादा देश जब आपस में मिलकर के व्यापार करते हैं तो वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर बैरियर्स को कम करते हैं या फिर ख़त्म कर देते हैं, तो उसको कहा जाता है फ्री ट्रेड। अब इसमें देखते हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर गुड्स के मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए तो वो ट्रेड फिर फ्री नहीं रहेगा, ये गलत है। एग्जिस्टेंस ऑफ एंटी डंपिंग पॉलिसी, ये भी इसका ऑप्शन नहीं आएगा। देखिए, एक होता है डंपिंग पॉलिसी। डंपिंग क्या होता है, ये एक तरह का इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी इसको कहा जाता है। ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, बट ये इंटरनेशनली लेवल पर होता है। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे डोमेस्टिक मार्केट है, एक फॉरेन मार्केट है। अगर कोई फर्म डोमेस्टिक मार्केट में प्रोडक्ट महंगा बेच रही है और फॉरेन मार्केट में उसको सस्ता बेचती है, सस्ता क्यों बेचती है, क्योंकि उसने वहाँ पर अपनी मार्केट एस्टेब्लिश करनी है और जो फॉरेन में जो इंडस्ट्रीज़ है या फॉरेन में जो फर्में हैं, उन फर्मों को जो है compete करने के लिए, उनको पीछे करने के लिए, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए वहाँ पर सस्ता बेचती है, तो इसको कहा जाता है डंपिंग। अगर ये फॉरेन कंट्री इस डंपिंग के खिलाफ एक्शन लेती है, एक्शन कैसे लेगी, अपनी पॉलिसी स्टार्ट करती है, या तो टैरिफ लगा देगी इसके प्रोडक्ट के ऊपर, या फिर कोई कोटा डिसाइड करेगी, कुछ भी करेगी, तो इसको कहा जाता है एंटी डंपिंग पॉलिसी। यानी ये फॉरेन कंट्री इंपोर्ट को कम करने का प्रयत्न करेगी, तो इससे इंपोर्ट कम होगा, ये फ्री ट्रेड में नहीं आएगा, तो ये भी गलत है। फिर है अब्सेंस ऑफ टैरिफ, ये इसका सही ऑप्शन होगा। अगर टैरिफ क्या होता है, टैरिफ होता है एक तरह का टैक्स जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर लगाया जाता है। यानी कि जब कमोडिटी नेशनल बाउंड्री को क्रॉस करती है तो उस वक्त जो टैक्स या फिर ड्यूटी ली जाती है उसको टैरिफ कहा जाता है। अगर टैरिफ नहीं होगा तो उसको हम मानेंगे फ्री ट्रेड। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर रिसोर्सेज इज नोन एज ग्रीन वाटर। रेन, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर। तो ग्रीन वाटर में हमारा आएगा रेन। लेक, पॉन्ड्स और रिवर्स, ये सब किस में आते हैं, ये ब्लू वाटर में आते हैं। नेक्स्ट देखिए, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP रिकमेंड्स द MSP फॉर, कितनी कमोडिटी के लिए MSP दिया जाता है, तो इसका सही आंसर रहेगा 23 क्रॉप्स के लिए। अब 23 क्रॉप्स में देखिए कौन कौन सी क्रॉप्स हैं। अभी ये 22 क्रॉप्स के लिए दिया जाता है, तो इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स है, इसमें 16 है खरीफ क्रॉप्स।
खरीफ क्रॉप्स और 6 इसमें आएगी आपके रबी क्रॉप्स और 2 आएगी कॉमर्शियल क्रॉप्स। तो इसको याद रखना है। तो उस वक्त सी इसका आंसर है। ये हिंदी में अगर आपने पढ़ने हैं तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर विच ऑफ द सीरियल्स द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस CACP डज नॉट रिकमेंड MSP। MSP किसके लिए नहीं दिया जाता है? इसमें देखिए पैडी, मैज, बार्ले या फिर बकवीट। तो इसका सही आंसर होगा बकवीट। जो MSP दिया जाता है ये सीरियल्स के नाम है, ये 7 सीरियल्स पर दिया जाता है, 7 तरह के अनाजों पर। वो कौन कौन से हैं? 3 तो ये हो गए, पैडी, मैज और बार्ले। फिर हो गया वीट के साथ हो गया सोरगम। इसको नोट कर लें, नेक्स्ट टाइम हो सकता है ऑप्शन में ये आए। फिर है पिर्ल मिलेट, उसके बाद है रागी और है बार्ले। तो इन 7 अनाजों के लिए MSP दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल इशू पूछा गया है दोहा राउंड का। तो इसका केंद्रीय मुद्दा क्या था? ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रिप्स, एग्रीकल्चर रिलेटेड इशू या एक्सपोर्ट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री। तो ट्रेड इन सर्विसेज और ट्रिप्स ये गेट का जो 8th राउंड था उरुग्वे राउंड, उसमें इसकी बात की गई थी। तो ये दोहा राउंड में नहीं आएगा। दोहा राउंड देखिए कब आया था? ये 2000 स्टार्ट में WTO का राउंड है, WTO की वार्ता। तो इसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड इशू पर ध्यान दिया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है द रिग्रेशन लाइन y ऑन x एंड x ऑन y विल कट ईच अदर। OXY ये मान लीजिए रिग्रेशन लाइन है, ये कहाँ पर एक दूसरे को कट करेगी? ये x बार और y बार मीन वैल्यू पर एक दूसरे को कट करती है ये रिग्रेशन लाइंस। तो इसका सही आंसर होगा एट द पॉइंट ऑफ x बार एंड y बार। नेक्स्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ द हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू। हार्मोनिक मीन का रेसिप्रोकल किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर होगा अरिथमेटिक मीन, ये नहीं है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ये भी नहीं होगा। सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ये भी नहीं आएगा। अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ये इसका सही आंसर है। अब देखिए कैसे अरिथमेटिक मीन क्या होता है? x1 प्लस x2 जितने भी x होंगे xn अपॉन n, ये है एक सीरीज़ में जो टोटल आइटम्स हैं उनका सम करके उसको टोटल नंबर इन अ सीरीज, जितने भी उसमें नंबर है उससे डिवाइड करेंगे। ये तो है हमारा अरिथमेटिक मीन। अगर हम इस अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल कर देते हैं, अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल देखिए, रेसिप्रोकल क्या होता है? उल्टा। जैसे 2 आपके पास है, 2 का रेसिप्रोकल करना है तो 1/2 हो जाएगा। अगर 5 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 5/2, 1/5। ये इस तरह से इसका रेसिप्रोकल करना है x1 प्लस x2 अपॉन n, आगे आप लिख सकते हैं xn तक। तो इसका रेसिप्रोकल करना है तो 1/, ये हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करने के बाद इस रेसिप्रोकल का भी जब रेसिप्रोकल करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा हार्मोनिक मीन। इसका देखिए कैसे, अब इस वैल्यू को ऊपर ले जाना है और ये वाली वैल्यू जो है पूरी क्या हो जाएगा? ये नीचे आ जाएगी। अब देखिए n/1/x1 प्लस x2 प्लस आगे xn तक आप ले सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं n/1/x1
प्लस 1/x2 प्लस 1/x3। तो ये हमारा है हार्मोनिक मीन। इसी तरह से हार्मोनिक मीन क्या होता है, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल। नेक्स्ट देखते हैं, if every item of a given series is multiplied by a number say k, which of the following measure will remain unchanged। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वेरिएंस भी इसमें सही होगा। इसमें देखिए, अगर वेरिएंस में भी किसी भी वैल्यू को अगर हम चाहे ऐड करते हैं, चाहे इससे हम किसी वैल्यू को माइनस करेंगे, चाहे गुणा करेंगे या फिर भाग देंगे, इसकी जो है माप में कोई चेंज नहीं आएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी सेम इसमें भी ऐसा ही होता है। नेक्स्ट है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज बेस्ड ऑन। इसका फॉर्मूला देखेंगे, कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या है, ये है एक्स बार माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखिए, अगर z की वैल्यू हमारे पास नहीं दी है तो इसका फॉर्मूला हमारा हो जाता है 3x बार माइनस m अपॉन z। तो इसमें क्या क्या आ गए, एक तो आ गया मीन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहाँ अरिथमेटिक मीन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तीनों आते हैं इसमें। फिर है अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मीडियन भी आता है और मोड भी आता है। अगर मोड नहीं दिया है तो हम मीडियन से भी जो है स्क्यूनेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। अरिथमेटिक मीन, मोड, मीन डेविएशन, ये इसमें नहीं आता है। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ये इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग ओजाइव। ओजाइव क्या होता है, देखिए इसका सही आंसर होगा मीडियन। अब हम डायग्राम अगर बना के देखेंगे तो ये इस तरह के और इस तरह के कर्व होते हैं। इसको कहा जाता है ऊपर वाले को लेस देन ओजाइव और नीचे वाले को कहा जाता है मोर देन ओजाइव। एक बार हम इसको करके देख, वेरिएंस भी इसका सही आंसर है और कोएफिशिएंट वेरिएंस भी जो है ये आंसर की के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, ये भी सही आंसर है। तो इसमें देखिए क्या होता है, वेरिएंस में अगर आप इसकी वैल्यू को किसी भी वैल्यू से या तो ऐड कर देंगे, किसी एक वैल्यू से उसको इसमें ऐड करेंगे या माइनस करेंगे या फिर गुणा कर देंगे या उसको भाग दे देंगे, तो इसके मेज़र में जो है कोई चेंज नहीं आएगा, वो अनचेंज्ड रहेगा। तो इसका सही आंसर वेरिएंस और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज बेस्ड ऑन। कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला क्या है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का, स्क्यूनेस इज इक्वल टू एक्स बार माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखिए, अगर z की वैल्यू हमारे पास नहीं दी है तो इसका फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, स्क्यूनेस हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से 3x बार माइनस m अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हो गया मीन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब देखते हैं क्या दिया है, अरिथमेटिक मीन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन, मोड। फिर है अरिथमेटिक मीन, मोड एंड मीन डेविएशन, ये गलत है, इसका यूज़ इसमें नहीं होता है। तो ए और बी ये दोनों इसके सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ दिया हुआ है कि फॉलोइंग मेजर कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग ओजाइव। ओजाइव इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहते हैं। संचयी आवृत्ति वक्र, संचयी आवृत्ति वक्र के द्वारा जो है किसका माप निकाला जाता है, मोड, मीडियन या फिर दोनों का या रेंज का। तो इससे मीडियन का माप निकाला जाता है। कैसे, देखिए, जैसे हमारे पास दिया हुआ है क्लास इंटरवल, मान लीजिए 10 से 20 के बीच में, 20 से 30 के बीच में, ये आप नोट कर लेना, मैं बोल रही हूँ, लिखा इसमें साफ नहीं लिखा जा रहा है, 30 से 40 के बीच में, ये है क्लास इंटरवल, बच्चों के मार्क्स 20 से 30 के बीच में, 30 से 40, 20 से 30 और 30 से 40। फिर यहाँ पर दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, इसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। 2 स्टूडेंट्स है 10 से 20 के बीच में, 3 स्टूडेंट है जिनके मार्क्स 20 से 30 के बीच में, और 4 स्टूडेंट है जिनके मार्क्स है 30 से 40 के बीच में। अब इसको लेस देन और मोर देन में अगर हम करेंगे तो लेस देन में करके देखते हैं, लेस देन 20, लेस देन 30 और लेस देन 40। 20 से कम के मार्क्स यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर देते हैं। 30 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं, तो इसमें है 20 से कम कितने स्टूडेंट हैं, 2। 30 से कम कितने हैं, ये 2 और साथ में ये 3, 2 जमा 3, तो ये हो गए टोटल 5। फिर 40 से कम कितने हैं, ये सारे, 2 3 4, तो ये हो गए 5 4 9 स्टूडेंट। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई हमारी, 2 5 और 9, इन सबको जोड़ लिया। अब अगर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इस तरफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा और यहाँ पर क्लास इंटरवल आएगा, क्लास इंटरवल 10 20 30 40। अब यहाँ पर कम्बिनेशन किसका बनेगा, 20 से कम, 20 से कम 2 थे, 30 से कम हमारे पास 2 जमा 3 वो 5 थे, और 40 से कम 5 4 9 थे, तो इनका कम्बिनेशन बनेगा। ये मान लीजिए यहाँ 9 तक है, यहाँ 1 है, 20 और 2, 20 से कम कितने थे, 2 स्टूडेंट। फिर 30 से कम कितने थे, 5 स्टूडेंट, मान लीजिए 5 यहाँ आ गया। तो 40 से कम कितने थे, 9 स्टूडेंट। तो इस तरह से ये हमारा हो गया, इसको हम कहेंगे लेस देन ओजाइव कर्व। इसी तरह से मोर देन ओजाइव कर्व हमारा ऐसा होगा, मोर देन ओजाइव, और जहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा वो होगा हमारा मीडियन। मीडियन, इस तरह से ये मीडियन को दिखाता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो मीडियन, मीडियन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ फॉर अ गिवन सीरीज द अरिथमेटिक मीन इज़ 12 एंड द वेरिएंस इज़ इतना, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताया गया है, ये निकालना है। CV कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई 100, ये है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला। और हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, एक तो अरिथमेटिक मीन गिवन है, एक्स बार गिवन है, और वेरिएंस दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हुआ है। वेरिएंस देखिए क्या होता है, वेरिएंस हमारा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो वेरिएंस कितना गिवन है, 144, तो ये इज इक्वल टू इतना, इस स्क्वायर को यहाँ ले जाएंगे तो ये अंडर रूट आ जाएगा। तो अंडर रूट कितना होता है, 12 गुणा 12 कितना होता है, 144, 12 बार ये 144। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया, 12। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी आ गई, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। स्टैंडर्ड डेविएशन ये है एक्स बार की वैल्यू, इसकी जगह पुट करेंगे 100, ये कट गया, कितना आया 100। तो 100% इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर दिया हुआ है डिमांड फंक्शन दिया हुआ है ये वाला, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछी है। अगर ये वाला फ्रैक्शन में डिमांड फंक्शन आता है तो ये समझ लेना है, ये डिमांड कर्व जो है ये रेक्टेंगल हाइपरबोला,
रेक्टेंगल हाइपरबोला की बात की गई है। रेक्टेंगल हाइपरबोला डिमांड कर्व कैसा होता है, इस तरह से। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम एक्स कॉमोडिटी का कंजम्पशन 1 2 3 बढ़ा रहे हैं, हमें वाई कॉमोडिटी का कंजम्पशन जो हम कम कर रहे हैं वो किस तरह से कम हो रहा है, किस रेंज में कम हो रहा है। देखिए, एक एक्स के लिए हम मान लीजिए एक वाई को छोड़ रहे हैं, फिर एक एक्स के लिए हम 1/2 हाफ वाई को छोड़ रहे हैं, फिर एक एक्स के लिए हम 1/3 वाई को छोड़ रहे हैं। एक्स का हम एक एक का कंजम्पशन इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, मगर वाई को जो हम डिक्रीज़ कर रहे हैं वो पहले हमने एक वाई कम की एक एक्स के लिए, फिर हाफ वाई डिक्रीज़ की, फिर हमने 1/3 इसका कम किया, फिर 1/4, इसलिए हम कम कम वाई डिक्रीज़ करते जा रहे हैं। मगर ये वाई जो है ज़ीरो नहीं होगा। ज़ीरो होने का मतलब है ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो, यानी कि ये कर्व जो है इसको टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को। ये इस तरह से रेक्टेंगल हाइपरबोला होता है। और इसमें क्या होता है, इलास्टिसिटी इक्वल होती है। अगर ये पोर्शन इतना है, यहाँ पर वाई का कंजम्पशन ये, एक्स का कंजम्पशन ये हो रहा है। अगर हम एक्स का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, x1 कर रहे हैं, वाई का y1 कम करना पड़ेगा। तो ये वाला पोर्शन इक्वल ये वाला पोर्शन, तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है। तो 1 इसका आंसर आएगा। फ्रैक्शन में समझ लेना, ये रेक्टेंगल हाइपरबोला डिमांड कर्व की इक्वेशन है। नेक्स्ट है, इफ़ अ मोनोपोलिस्ट प्राइस 20 दिया हुआ है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज टू द मार्जिनल रेवेन्यू विल बी। मार्जिनल रेवेन्यू कितनी होगी। अब देखिए, इसके लिए आपको मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मार्जिनल रेवेन्यू, इसका फॉर्मूला होता है प्राइस इज इक्वल टू 1 - 1 अपॉन इलास्टिसिटी। प्राइस कितना गिवन है, 20। ये मार्जिनल रेवेन्यू, इलास्टिसिटी कितनी गिवन है, 1/1 - 2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2। इसको सॉल्व करके 1/2 आएगा, 2 10 दूने 20, तो 10। तो मार्जिनल रेवेन्यू हमारे पास कितना आया, 10। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ इंटरेस्ट पेमेंट आर सब्सट्रैक्ट फ्रॉम ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट पेमेंट जो हम ब्याज दे रहे हैं ऋण के ऊपर, जो गवर्नमेंट ने ऋण लिया हुआ है उसके ऊपर जो ब्याज दे रहे हैं, उसको अगर हम घटा देते हैं तो हमारे जो वैल्यू अमाउंट बचता है उसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। वो सरकार का प्राइमरी डेफिसिट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, फिस्कल कंसोलिडेशन कैन बी अचीव्ड बाय। फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होता है, जब गवर्नमेंट या तो कोई भी डेफिसिट हो, चाहे फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, बजट डेफिसिट, कोई भी डेफिसिट को कम करने के लिए, या फिर जो सरकार ने ऋण लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, उसको कम करने के लिए कोई तरीके प्रोसेस अपनाती है, तो उसको बोला जाता है फिस्कल कंसोलिडेशन। इसमें सरकार क्या करती है, इसमें सरकार या तो फिर सब्सिडी को कम कर देगी, मतलब जो मेन प्रोडक्ट है उसी पर सब्सिडी दी जाएगी, और सब्सिडी को कम करने से क्या होगा, गवर्नमेंट के पास जो है पैसा बच जाएगा, जिससे वो उस पैसे से अपने घाटे को कम कर सकती है। डेफिसिट क्या होता है, डेफिसिट मतलब सरकार के खर्चे ज़्यादा हैं और इनकम कम है। तो इनकम को बढ़ाने के लिए सरकार क्या करती है, या तो इनकम को बढ़ा देगी या तो अपने खर्चे को कम कर देगी। सब्सिडी को कम करके क्या करेगी, खर्चा कम कर देगी। या तो सरकार टैक्स को इंक्रीज़ कर देगी। टैक्स को इंक्रीज़ करने से क्या होता है, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ती है। इसी तरह से वेतन या फिर पेंशन सरकार कम कर देती है, सैलरी कम कर देगी, लोगों की पेंशन कम कर देगी, इससे भी सरकार का खर्चा घट जाएगा। इसी तरह से जो घाटे में सरकार के उपक्रम होते हैं, जो उद्योग होते हैं जो घाटे में चल रहे होते हैं, उनका जो है
डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? उनको बेच देना। उनको बेचने से सरकार के पास क्या होगा? पैसा आएगा, सरकार की रेवेन्यू बढ़ेगी। इस तरह से सरकार जो है अपने घाटे को कम करती है फिस्कल कंसोलिडेशन के थ्रू। तो इसमें देखते हैं इंक्रीजिंग सरप्लस फ्रॉम PSU, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। तो इससे क्या होता है? पब्लिक सेक्टर यूनिट से अगर सरकार के जो उपक्रम हैं, अगर उनसे सरप्लस बढ़ रहा है तो उनसे सरप्लस बढ़ने से क्या होगा? सरकार की इनकम इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? फिस्कल कंसोलिडेशन अचीव किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? रेजिंग एडिशनल रिसोर्सेज थ्रू टैक्सेशन। टैक्सेशन से भी इनकम को जो है बढ़ाया जा सकता है, ये भी सही है। फिर है एफिशिएंट एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट को जो है एफिशिएंट बनाने से भी इसमें घाटे को कम किया जा सकता है। फिर है इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ मनी। ये सप्लाई ऑफ मनी ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता है, ये मॉनेटरी अथॉरिटी का काम है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 इसके सही आंसर हैं। 1, 2 और 3 बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ टैक्सेशन ऑल्सो नोन एज टिट फॉर टैट थ्योरी। टिट फॉर टैट क्या होता है? जैसे को तैसा। तो इसमें क्या किया जाता है? जो टैक्स दे रहा है उसी को फ़ायदा मिलेगा, जो टैक्स पे नहीं कर रहा है उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, वो इसका प्रॉफिट नहीं ले सकता है। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी, बेनिफिट थ्योरी। जो बेनिफिट उठा रहा है, जो लाभ उठा रहा है, उसी को जो है टैक्स देने हैं, या फिर जो टैक्स दे रहा है वही लाभ उठा सकता है और लाभ नहीं उठा सकते गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डायग्राम दिया हुआ है, गिनी कोफिशिएंट इसमें देखना है। ये देखिए, ये डायग्राम है। ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 45 डिग्री लाइन भी कहा जाता है, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये दिखाती है कि इनकम जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ये वाली जो लाइन है ये दिखाती है, ये है परफेक्ट इनइक्वालिटी की लाइन, ये है इक्वालिटी की लाइन। और ये जो लाइन है इसको कहा जाता है लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व, ये लॉरेंस कर्व और लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बीच का जो एरिया होता है ये दिखाता है हमारा इनकम इनइक्वालिटी को। अगर ये वाला एरिया बड़ा है तो इट मीन्स इनकम इनइक्वालिटी ज़्यादा है। अगर ये वाला एरिया छोटा है यानी कि ये लॉरेंस कर्व इस लाइन के बिल्कुल ऊपर आ जाता है तो इनकम इनइक्वालिटी हमारी ख़त्म हो जाती है। अब गिनी कोफिशिएंट क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ये वाला एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो आएगा A/A+B। ये गिनी कोफिशिएंट का फॉर्मूला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है द मेन सोर्स ऑफ डोमेस्टिक सेविंग इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज। अल्प विकसित देशों में सबसे ज़्यादा बचत कहाँ होती है? घरेलू बचतों का मुख्य सोर्स क्या है? सेविंग ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, गवर्नमेंट सेविंग थ्रू बजट सरप्लस, या फिर कॉरपोरेट रिटेन्ड अर्निंग्स, या फिर सेविंग बाय हाउस होल्ड्स। तो लेस डेवलप्ड कंट्री में सबसे ज़्यादा सेविंग जो है घरेलू बचतों से होती है, जो लोग बचतें करते हैं। ना ही सार्वजनिक क्षेत्र की बचतों से होती है, ना ही बजट आधिक्य के कारण होती है, बजट सरप्लस के कारण, और ना ही इसके कारण। सबसे ज़्यादा जो घरों में लोग हैं, लोग सबसे ज़्यादा बचत करते हैं। अगर 100 रुपये कमाएंगे तो हो सकता है वो 50 रुपये सेव करें, हो सकता है 40 करें, मगर सबसे ज़्यादा बचत यहीं से होती है गरीब देशों में।
नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द मोनेट्रिस्ट द फिलिप्स कर्व इन लॉन्ग रन इज। फिलिप्स कर्व क्या होता है? फिलिप्स कर्व ये होता है नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। अगर लॉन्ग रन में पूछा गया है और मोनेट्रिस्ट ने बताया है, तो मोनेट्रिस्ट कहते हैं ये शॉर्ट रन में फिलिप्स कर्व में ट्रेड ऑफ होता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। यानी कि इन्फ्लेशन को अगर कम करना है तो अनएम्प्लॉयमेंट हमें बढ़ाना पड़ेगा, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट को अगर कम करना है तो इन्फ्लेशन बढ़ाना पड़ेगा। मगर लॉन्ग रन में क्या होता है, इन दोनों के बीच में कोई ट्रेड ऑफ नहीं होता है। लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व वर्टिकल हो जाता है, वर्टिकल फिलिप्स कर्व। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, नो ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन इन लॉन्ग रन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया बिहाइंड डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी क्या होती है? जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो एक होती है अमीर देश और दूसरा गरीब देश, लेस डेवलप्ड कंट्री और डेवलप्ड कंट्री। इन दो देशों के बीच में जब व्यापार होता है तो जो लेस डेवलप्ड कंट्री होती है इसको नुकसान होता है, और जो अमीर देश होता है उसको फ़ायदा होता है। तो अब देखिए ऑप्शन है, डेवलपिंग कंट्री शुड बी डिपेंडेंट ऑन फ्री मार्केट डेवलपमेंट। फ्री मार्केट डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन द पुअर। पुअर कंट्री के ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करेगी। फिर है, फ्री मार्केट डेवलपमेंट प्राइमरली हेल्प्स द रिच। तो इसका सही ऑप्शन ये होगा। जो फ्री मार्केट होता है फ्री मार्केट में अमीर देशों को ज़्यादा नुकसान होता है, रिच कंट्रीज़ को। एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के क्या कारण हो सकते हैं? तो इसमें है अ स्ट्रॉन्गर करेंसी, इंक्रीज्ड टैक्सेस, इंक्रीज्ड इंटरेस्ट रेट और इंक्रीज्ड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। स्ट्रॉन्ग करेंसी से क्या होगा, हमारे देश की करेंसी अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो हमें बाहर के देश का प्रोडक्ट जो है वो सस्ता लगने लगेगा। जब सस्ता, ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग करेंसी होने से हम ज़्यादा डिमांड करेंगे, हो सकता है हम डिमांड कम करें, डिमांड जितनी है उतनी ही रखें। तो टैक्सेस इंक्रीज होने से भी क्या होगा, लोगों की जो है रियल इनकम कम हो जाएगी। टैक्स अगर रियल नहीं, अगर इनकम टैक्सेस हमारे बढ़ जाते हैं तो लोगों की इनकम कम हो जाएगी। इनकम कम होने से क्या होगा, लोग डिमांड कम करेंगे। इसी तरह से है इंक्रीज इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो लोग क्या करेंगे, बैंकों में पैसा जमा करेंगे, अपने पास कम रखेंगे। बैंकों में इस वजह से रखेंगे ताकि उनको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। फिर है इंक्रीज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस अगर बढ़ जाता है चीज़ें लेने के प्रति, तो चीज़ों पर विश्वास ज़्यादा हो जाता है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, डिमांड बढ़ा देगा। इस तरह से ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। फिर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स और कस्टम ड्यूटी। सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स समझते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो टैक्स हम आगे शिफ्ट कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इम्पैक्ट एक व्यक्ति पर पड़ता है और इंसिडेंस दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है। इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट होता है फर्स्ट बर्डन टैक्स का, जो टैक्स पे करता है, और ये क्या होता है, फाइनल बर्डन टैक्स इसके द्वारा दिया जाता है, मगर ये आगे शिफ्ट करता है। इसको किससे लेता है, फाइनल कंज्यूमर से। ये इम्पैक्ट किसके ऊपर होता है, जो अल्टीमेटली टैक्स पे करता है। जैसे मान लीजिए एक प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के ऊपर टैक्स लग गया,
प्रोडक्शन कमोडिटी के ऊपर, तो ये क्या करेगा, टैक्स तो दे देगा बट उसको प्राइस में इंक्लूड करके आगे होलसेलर से लेगा, होलसेलर आगे रिटेलर से, रिटेलर आगे फिर कंज्यूमर से। इसी तरह से अल्टीमेटली टैक्स कौन पे कर रहा है, कंज्यूमर। तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसको हम आगे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, जिसके ऊपर टैक्स लगा है वही टैक्स देगा। इसी तरह से अब देखिए एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, इसमें प्रोडक्ट पर टैक्स लगता है और उसको आगे भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। सेल्स टैक्स में भी सेम ऐसा होता है। और कस्टम ड्यूटी में भी इंपोर्ट पर अगर टैक्स लग गया तो आप क्या कर सकते हैं, उसे प्राइस में, वस्तुओं के प्राइस में आगे इंक्लूड कर सकते हैं। बट एक्सपेंडिचर टैक्स क्या हुआ, जिसने पैसा खर्च किया है वही टैक्स देगा। जिसने ज़्यादा पैसा खर्च किया है वो ज़्यादा टैक्स देगा, जिसने कम खर्च किया है वो कम टैक्स देगा। इसलिए ये जो है इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये डायरेक्ट टैक्स है। फिर है इन्फ्लेशन रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम एंड वेल्थ इन फेवर ऑफ। इसमें क्या है, मुद्रास्फीति में जो है किसके पक्ष में आय और संपत्ति को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मुद्रास्फीति होती है जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब प्राइसेस किसके बढ़ेंगे, कमोडिटीज़ के या फिर सर्विसेज के, किसी के भी प्राइसेस। कमोडिटी अगर मान लो कोई फर्म है, फर्म या इंडस्ट्री, वो किसी गरीब आदमी की तो होगी नहीं। कोई भी बड़ी इंडस्ट्री है वो अमीर आदमी की ही होगी। तो जब डिमांड, लोग डिमांड करेंगे इस बढ़े हुए प्राइसेस पर, तो पैसा किसके पास जाएगा, उस इंडस्ट्रियलिस्ट के पास या उस फर्म के पास। तो वो ऑलरेडी रिच है, तो रिच लोगों के फेवर में जो है इनकम जाएगी। जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अमीरों के पास होगा इनकम का, अमीर ज़्यादा अमीर होते जाएंगे। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैस कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करती है, सल्फर, एक्टिलेन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा एसिटिलेन, ऑप्शन नंबर वी। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे सरकार को प्रोडक्शन नहीं होगा, ना ही सरकार एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। और एक होता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। इसमें क्या होता है, इस एक्सपेंडिचर से या तो प्रोडक्शन बढ़ेगा या एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इसी तरह से अब देखते हैं इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट जो है, सरकार ने कर्जा लिया है उस पर उधार दे रही है, तो ये नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। सब्सिडी भी नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में आता है। जैसे फूड, फर्टिलाइज़र पर, गैस सिलेंडर पर सरकार सब्सिडी देती थी, तो उससे कोई प्रोडक्शन में हेल्प नहीं होती है। इस तरह डिफेंस एक्सपेंडिचर है, ये भी एक नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। इरीगेशन पर जो खर्चा होता है उससे प्रोडक्शन बढ़ता है, तो ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3, सी। नेक्स्ट है, इफ टू फर्म compete the each other in कुरनॉट फैशन देन। कुरनॉट मॉडल में क्या होता है, इसमें दो फर्में होती है जो होमोजीनियस प्रोडक्ट का उत्पादन करती है। जैसे इसमें कुरनॉट ने लिया हुआ है एक पानी का झरना, जिसकी कॉस्ट 0 है क्योंकि वो नेचुरल है। और इसमें पास्ट एक्सपीरियंस से कोई भी फर्म नहीं सीखती है। कैसे, जैसे एक फर्म प्रोडक्शन को जो है कांस्टेंट मान लेती है अपनी प्रतिद्वंदी के। एक फर्म ने मान लिया कि मेरी फर्म ने, जैसे ये कर्व है डिमांड कर्व इसमें इस तरह से होता है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। एक फर्म जो है अपनी प्रतिद्वंदी फर्म के प्रोडक्ट को कांस्टेंट मान लेती है। वो समझती है कि जैसे ये डिमांड कर्व है,
ये डिमांड कर्व, इसको मान लीजिए मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। अगर कॉस्ट अगर ज़ीरो है तो फर्म कहाँ पर प्रोडक्शन करेगी, जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होगा। मार्जिनल कॉस्ट तो ज़ीरो है, तो मार्जिनल रेवेन्यू जहाँ ज़ीरो होगी वहाँ पर फर्म जो है प्रोडक्शन करेगी। तो यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो है, यहाँ पर इलास्टिसिटी कितनी होगी, 1 होगी। इसी तरह से अगर न्यू फर्म एंटर करती है तो उसका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व यहाँ से स्टार्ट होगा, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, और वो फिर मार्केट के हाफ जो प्रोडक्शन बचा है, हाफ मार्केट बचा है, उसका प्रोडक्शन करेगी वो फर्म। इसी तरह से ईच फर्म का अगर इसमें प्रोडक्शन देखेंगे तो ईच फर्म का प्रोडक्शन होगा 1/n+1। अगर मार्केट में 2 फर्में हैं तो ईच का प्रोडक्शन कितना होगा, 1/3। अगर कंबाइन प्रोडक्शन देखेंगे तो ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। कंबाइन प्रोडक्शन अगर देखेंगे तो वो होगा n/n+1, यानी कि 2 फर्में हैं तो 2/3, ये कंबाइन प्रोडक्शन होगा। और एक फर्म तब तक प्रोडक्शन करती जाएगी जब तक उसका प्रोडक्शन 1/3, यानी दोनों का प्रोडक्शन जब 1/3 पर पहुंचेगा तब वो प्रोडक्शन बंद कर देगी। अब ऑप्शन देखते हैं। कुरनॉट फैशन, ईच फर्म व्यूज द प्राइस ऑफ राइवल इज गिवन, प्राइस को गिवन नहीं मानती है। ईच फर्म व्यू आउटपुट ऑफ द राइवल इज गिवन, आउटपुट को गिवन मानती है। वो आउटपुट को गिवन मान के क्या सोचती है कि एक फर्म अगर इतना प्रोडक्शन कर रही है तो अब ये आगे अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएगी, ये सोचकर दूसरी फर्म अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। मगर क्या हो जाता है कि ये पहली फर्म अपना प्रोडक्शन बढ़ा देती है। जब ये अपना प्रोडक्शन आगे कर देती है तो अब ये पहली फर्म ये सोचती है कि दूसरी फर्म अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएगी, मगर क्या हो जाता है, दूसरी फर्म भी अपना प्रोडक्शन बढ़ा देती है। तो इसको क्या कहा जाता है कि दोनों फर्में जो है पास्ट एक्सपीरियंस से नहीं सीखती है, ये भी इसकी एक अजम्पशन है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है किंग डिमांड कर्व थ्योरी, क्या एज्यूम करती है, फर्म आर नॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइजर। सेकेंड है फर्म आर कंपेटिटिव विद ईच अदर। फिर नेक्स्ट है फर्म में कल्यूड, फिर है फिक्स्ड फर्म फिक्स कोटा। इसमें क्या है, फर्म जो है कंपेटिटिव होती है एक दूसरे की किंग डिमांड कर्व में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ मॉडल लियोन्टिक प्रोडक्शन फंक्शन इज यूज्ड। लियोन्टिक प्रोडक्शन फंक्शन किस में यूज़ किया जाता है, तो ये हेरोड मॉडल में यूज़ किया जाता है। लियोन्टिक प्रोडक्शन फंक्शन में क्या है, ये इसको फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन भी कहा जाता है। फिक्स्ड प्रोपोर्शन में क्या हो जाता है, इसकी इक्वेशन रहेगी Q इज इक्वल टू मिनिमम AKBL। लेबर और कैपिटल का फिक्स्ड प्रोपोर्शन में यूज़ किया जा रहा है। अब देखिए जैसे ये लेबर है, ये कैपिटल है, इसमें इस तरह से होगा ये आइसोक्वांट कर्व, इस तरह से एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। अगर आप कैपिटल इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके साथ आपको कैपिटल मान लो आपने इंक्रीज कर दी, आपको लेबर को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, वरना प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। फिक्स्ड प्रोपोर्शन में यूज़ करना है लेबर और कैपिटल का। तो डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स। परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स क्या होता है, जिसमें एक वस्तु को दूसरी वस्तु की जगह आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। जैसे चाय और कॉफ़ी है, चाय और कॉफ़ी है, अगर चाय का प्राइस बढ़ जाता है तो आप कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा करेंगे।
अगर चाय का प्राइस कम हो जाता है तो आप कॉफ़ी की डिमांड कम करेंगे। ये है क्रॉस रिलेशन, एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ने से दूसरी कमोडिटी की डिमांड में क्या चेंज आता है। तो हमने देखा ये पॉजिटिव चेंज आता है, प्राइस बढ़ने से एक का दूसरी की डिमांड बढ़ जाती है, तो इसमें आएगा पॉजिटिव रिलेशन। अगर यहाँ पर पूछा होता कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में पूरक वस्तुएं जैसे कार और पेट्रोल है, अगर कार की कीमत बढ़ जाती है तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। इसमें नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होती है। इस क्वेश्चन का बी आंसर ठीक है। नेक्स्ट है मोनोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर, मोनोपोली समझते हैं, पहले मोनोपोली देखेंगे। मोनोपोली क्या होता है, ओनली वन सेलर और मैनी बायर मोनोपोली में, और मोनोपोली इसका उल्टा होगा, ओनली वन बायर और मैनी सेलर। ये होता है मोनोपोली की सिचुएशन में। एक और सिचुएशन होती है जिसको कहा जाता है बायलैटरल मोनोपोली। बायलैटरल मोनोपोली में क्या होता है, एक मोनोपोलिस्ट जो है फेस करता है मोनोपोलिस्ट को। जैसे एक इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री क्या करती है, लेबर मार्केट से लेबर खरीदेगी, और लेबर ने क्या कर दिया हुआ है, लेबर यूनियन बनाई है। ये सिर्फ एक ही इंडस्ट्री है जो रोज़गार दे सकती है और कहीं भी रोज़गार नहीं मिल सकता, मान लो। फिर लेबर ने भी क्या कर लिया है, अपने में यूनियन बना ली है, तो ये इंडस्ट्री सिर्फ यहाँ से लेबर खरीद सकती है और ये लेबर सिर्फ अपने को इसी इंडस्ट्री में बेच सकती है। तो ये सिचुएशन होती है बायलैटरल मोनोपोली की। तो इसका आंसर रहेगा मोनोपोली में वन बायर और मोर सेलर। नेक्स्ट देखते हैं लर्नर इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर। देखिए मोनोपोली पावर क्या होता है, मोनोपोली पावर मतलब आप प्राइस को चेंज कर सकते हैं, प्राइस को अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जो अगर प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है तो इसका मतलब है परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन है, और यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, कोई भी मोनोपोली पावर नहीं है। अगर प्राइस आप ज़्यादा रख रहे हैं तो इट मीन्स मोनोपोली पावर आपके पास है। अब देखिए लर्नर ने क्या कहा है, लर्नर ने कहा है कि अगर आप परफेक्ट कंपटीशन से आप थोड़ा सा हट जाते हैं, आपका वहाँ से विचलन हो जाता है, ऑप्टिमम एलोकेशन से आपका प्रोडक्शन हट जाता है, तो वहाँ पर आप मोनोपोली पावर आपके पास आ जाती है। जैसे प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट अगर इक्वल नहीं है तो इट मीन्स मोनोपोली पावर है। अब फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट अपॉन प्राइस। ये लर्नर का फॉर्मूला है मोनोपोली पावर का, लर्नर इंडेक्स। और लर्नर इंडेक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब देखते हैं प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट अपॉन प्राइस। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, कोई मोनोपोली पावर नहीं होती है, 0 मोनोपोली पावर होती है। और इम्परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोली में मोनोपोली पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो सी इसका सही आंसर है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज हम इतने क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।